समय की बात है, वहाँ 3 साजिंदे थे। उन्होंने एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। गुरु ने कहा कि वे सब के सब सीख चुके हैं जो वो सिखा सकते थे। तीनों दोस्तों ने बाहर संसार में जाने और अपने भाग्यों का आजमाने का फैसला किया। हम एक साथ रहेंगे। हमने एक साथ सीखा है, इसीलिए हम एक साथ बजाएंगे। हाँ भाई, हमें यही करना चाहिए। कौन जानता है कि दुनिया में हमारे लिए क्या रखा है। तीनों साजिंदों ने विभिन्न देशों की यात्रा की और खुद के लिए अच्छी जीविका कमाई। वर्तमान समय में वो एक गांव में आए, जहां गांव के मेले में उन्होंने अपने साज बेहतरीन तरीके से बजाए। फिर उन्होंने गांव वालों के साथ बैठकर अपनी यात्रा की कहानियां साझा की, बातें की और गप्पे लड़ाए। गांव वालों ने भी उन्हें एक अजीब कहानी सुनाई। यहाँ से थोड़ी ही दूर जंगल में एक किला है। वो कहते हैं कि वो जादुई है। किसी के भी प्रवेश करने के लिए दरवाजे खुले रहते हैं और पसंदीदा खानों से मेज भरी रहती है ताकि कोई भी खा सके। वहाँ एक कमरा है जो खजानों से भरा हुआ है ताकि कोई भी उसे ले जा सके। और वे कहते हैं कि महल में दुष्ट आत्माएं रहती हैं और कोई भी जो उसमें प्रवेश करता है वो तकरीबन मरा हुआ ही वापस आता है। क्या तुम में से कोई भी स्वयं महल में नहीं गया? बेशक नहीं, हम ऐसे किसी भी खतरे का जोखिम नहीं उठाएंगे। उस रात जब तीनों साजिंदे अपने कमरे में अकेले थे, उन्होंने उस जादुई महल के अलावा किसी और बात के बारे में बात ही नहीं की। मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ। कल्पना करो कि जो उन्होंने कहा है अगर वो सही हो तो। पसंदीदा खाना, बहुत सारा खजाना। ये दुर्भाग्य होगा अगर हम इतनी दूर आए और अपना भाग्य भी नहीं आजमाया तो। अब तक जिंदगी हम पर काफी मेहरबान रही है, शायद वो महल में भी हमारे ऊपर मेहरबान रहे। तो पहले कौन जाएगा? मेरा मानना है कि जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा ख्याल है। तो पहले ये, फिर मैं और फिर तुम। हम में से हर कोई एक पूरी रात और एक पूरा दिन महल में रुकेगा। हम सहमत हैं। तो अगली सुबह ट्रम्पेटर ने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और निकल पड़ा अपने हृदय में एक सरगम लेकर। वो दोपहर तक किले में पहुंचा। ये बहुत ही विशाल और बहुत सुंदर था। जैसे ही उसने फाटकों को छुआ, वे खुल गए और वैसे ही घर के हॉल के दरवाजे भी। ट्रम्पेटर उन शानदार कमरों और बड़े से हॉलों में टहला और फिर वो अंत में रसोई में आया। ऐसा लगता था जैसे अदृश्य पुरुष और स्त्री काम कर रहे हैं, सब्जियां काटने का, बेकिंग का, पकाने का, क्योंकि बहुत ही लजीज महक आ रही थी, सूप की, सब्जियों की और मिठाइयों की। इसने ट्रम्पेटर की लालसा बढ़ा दी कि वो इस भोजन को आजमाए और एक दृश्य हाथ उसे ले गया एक बहुत ही बड़े डाइनिंग हॉल में, जहाँ पहले से ही मेज उन सब पकवानों से भरा हुआ था जो उसने किचन में देखे थे। ट्रम्पेटर खाने को बैठ गया, पर जैसे ही वो एक निवाला लेने वाला था, एक छोटा सा आदमी जिसकी दाढ़ी इतनी बड़ी थी जो उसके जूतों तक पहुंच रही थी, वो हॉल में दाखिल हुआ और उसके साथ बैठ गया। सलाम जनाब। शुरू कीजिए। वो दोनों खाना खाते रहे खामोशी से। अचानक बॉनी ने अपना चम्मच गिरा दिया। ट्रम्पेटर उसे उठाने के लिए झुका जब बॉना उसकी पीठ पर झपटा, उसे मुक्के मारे और उसे अकेले के फाटकों से बाहर फेंक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और मेरा खजाना चुराने की? नीले काले चेहरे के साथ ट्रम्पेटर वापस गया अपने साथियों के पास। तुम्हें क्या हुआ? किले में मत जाना, वहाँ बुराई है। उस रात तो इसके बारे में क्या किया जाए? मैं जाकर खुद से देखना चाहता हूँ कि किले में क्या हो रहा है। मैं जाऊंगा। तो अगले दिन ड्रामा किले के लिए निकल पड़ा। उसके लिए भी फाटक खुल गया। वो भी उन बड़े कमरों और हॉलों में घुमा और किचन में गया। उसे डाइनिंग रूम तक ले जाया गया और जैसे ही वो खाने वाला था, वो बॉना वहाँ आया। जैसा कि उसने ट्रम्पेटर के साथ किया था, बॉनी ने अपना चम्मच गिरा दिया और ड्रमर उसे उठाने के लिए झुका।
बोना उसके ऊपर झपटा, उसे फाटक के बाहर कर दिया। ड्रमर अपने साथियों के पास वापस गया। वो महल बुरा है, वहाँ मत जाना साथियों। फिर से वो बोना ही था, है ना? हाँ, बिल्कुल जैसा तुमने कहा था। अगर ये मामला है तो मैं जाऊंगा। उसके बावजूद जो हमारे साथ हुआ है। चिंता मत करो, मैं बोने को खुद पर हावी होने नहीं दूंगा। तो अगली सुबह फिडलर किले के लिए निकल पड़ा। उसने महल में ठीक वही सब चीजें देखी और खाने को बैठा। बोना प्रकट हुआ और हमेशा की तरह चम्मच गिराया ताकि वो फिडलर पर झपट सके। जब वो उसे उठाने के लिए झुकी, पर फिडलर उसके लिए तैयार था। जैसे ही बोना झपटा, फिडलर एक और खिसक गया और उसने बोने को पकड़ लिया। इस धक्का मुक्की में बोने के गले में पड़ा मेडालियन फिडलर के हाथ में आ गया। जैसे मेडालियन उसके हाथ में आया, उसे सचमुच बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस होने लगा, जबकि बोना कमजोर हो गया। मुझे मेरा मेडालियन वापस करो। नहीं, जब तक तुम नहीं बताते हो कि ये महल किस बारे में है। यदि तुम मेरा मेडालियन वापस दोगे तो मैं तुम्हें अपनी सारी जादुई शक्तियों के बारे में सिखाऊंगा, और मेरे पास बहुत सी हैं। तब पहले मुझे उनके बारे में सिखाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा मेडालियन वापस करूंगा। डील? ठीक है। तो बोना उस साजिंदे को एक लंबे से गलियारे से गुजारकर तहखाने में ले गया। गलियारा इतना बड़ा था जिसका अंत ही नहीं हो रहा था। तो फिर अचानक वो अंधेरा गलियारा खुला एक घाटी में, जैसी घाटी फिडलर ने कभी नहीं देखी थी। ये स्पष्ट था कि ये घाटी हमारे संसार की नहीं है। बोना फिडलर को एक नदी की ओर ले गया। नदी इतनी वेग से बह रही थी कि उसे तैरकर पार कर पाना असंभव था। पर बोने ने अपनी जादू की छड़ी पानी पर मारी। फिर अचानक पानी विभाजित हो गया और उसमें से निकली एक पगडंडी, जिस पर दोनों चलकर दूसरी तरफ पहुँचे। उसके आगे जो था वो एक ऐसा महल था जो उससे भी ज्यादा आलीशान था जिससे वे आए थे। बोना उसको अंदर लेकर गया। महल का हर कमरा बढ़िया खजाने से भरा था, जो किसी ने कभी संसार में न देखा होगा। फिर वो एक बहुत आलीशान कमरे में आए, जिसमें पड़ा था एक विशालकाय पलंग, जिस पर जड़े थे सोना और कीमती पत्थर, जिस पर लेटी थी एक बहुत ही खूबसूरत औरत जो आज तक नहीं देखी गई होगी। वो कौन है? वो इस महल की राजकुमारी है। वो एक श्राप के कारण 200 साल से सोई हुई है। एक श्राप? ऐसा सोचा गया था कि ये श्राप राजकुमारी को सुला देगा और महल के सभी सेवक गायब हो जाएंगे, ताकि वो आदमी जिसने श्राप दिया था वो यहाँ के खजानों को चुरा सकता है। पर महल पहले से ही जादुई था, इस तरह कि जब राजकुमारी सोती है तो उसके खजाने वहीं चिपके रहते हैं जहाँ वो है। बोनी की हताशा देखकर कि खजाने जहाँ है वहीं चिपके हुए हैं, फिडलर ने ये समझ लिया कि ये बोना ही था जिसने राजकुमारी पर श्राप डाला था। तो उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। ये श्राप आखिर तोड़ा कैसे जा सकता है? क्या? हम दोनों जानते हैं कि किसी ने राजकुमारी पर सम्मोहन डाला है ना? अगर तुम्हें तुम्हारा मेडालियन वापस चाहिए तो मुझे बताओ कि कैसे इस श्राप को तोड़ना है। राजकुमारी के तकिए के नीचे एक डिब्बा है, इसमें रखी है राजकुमारी के जागने की शक्ति। वो डिब्बा लो और राजकुमारी के आंखों के करीब ले जाओ। मेडालियन को उससे छुओ तो वो खुल जाएगा और उसमें वो जागने की शक्ति बहने लगेगी। ठीक है। मैं कहाँ हूँ? अपने महल में राजकुमारी जी, आप 200 सालों से सोती ही रही हैं। क्या ये इतना अरसा हो गया? तुम्हें मेरे खजाने चाहिए थे और इसे कुछ नहीं मिलेगा। इस देश को हमेशा के लिए छोड़ दो। पर मेरा मेडालियन?
मैं तुम्हें ये तब दूंगा जब हम नदी के पार दूसरी तरफ जाएंगे। तब तक इस बात का इत्मीनान करना होगा कि तुम कोई चाल ना चलो। मुझे तुम्हारी छड़ी भी चाहिए। बॉनी के पास कोई चारा नहीं था सिवाय उसकी बात मानने की। उसने फिडलर को अपनी छड़ी दे दी। वो तीनों नदी की ओर चले। फिडलर ने उस पर छड़ी छुआई और पानी दो भागों में बट गया। बॉना पगडंडी पर चला और दूसरी ओर पहुंच गया, पर फिडलर और राजकुमारी उसके पीछे नहीं गए। जब बॉना दूसरी तरफ पहुंच गया, फिडलर ने फिर से पानी पर छड़ी मारी और पहले की तरह नदी वेग से बह निकली। मेरा मेडालियन, मुझे मेरा मेडालियन वापस दो। ये लो, पर ये छड़ी मैं रखूंगा ताकि तुम कभी वापस ना आ सको। और इस तरह चतुर फिडलर ने बॉनी को दूर भगा दिया और फिर वो राजकुमारी के पास आया। राजकुमारी जी, अब मुझे भी आपसे इजाजत लेनी होगी। तुम कुछ दिनों के लिए रुक जाओ ना। तुमने मेरी जान बचाई है, मेरा राज्य बचाया है और तुम अनंत निद्रा से निकालकर हमें जीवन की सुंदरता में लाए हो। मुझे अनुमति दो कि मैं तुम्हें अपना राज्य और अपनी मेहमान नवाजी दिखा सकूं। प्लीज, मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ। आपका ये राज्य वाकई बहुत ही खूबसूरत है राजकुमारी जी। मैं यहाँ जरूर कुछ दिन रुकना चाहूँगा। तो फिडलर राजकुमार के राज्य में रहा। अंत में उन्हें प्रेम हो गया और हमेशा हमेशा राजी खुशी रहे। जहाँ तक फिडलर के साथियों का सवाल है, फिडलर दोबारा उनसे मिलने गया और उन्हें अपने साथ वापस लाया। मिलकर उन्होंने संगीत बजाया और देश के लोगों का दिल लुभाया। दूसरे गांव वाले सोचने लगे कि वो साजिंदे कहाँ चले गए, और जब वे वापस नहीं आए, उन सब ने उस फिडलर के बारे में कहा जो सबसे पहले गायब हुआ था। वो बांसुरी बजाने गया होगा। हाँ, वो बांसुरी बजाने गया है। ये एक कहावत बन गई और आज तक ये कहा जाता है किसी के बारे में भी कि जो कोई कार्य करने को निकला हो और फिर कभी वापस न आया हो।